सोशियोलॉजी मेजर 6 के एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को समझने वाले हैं कि कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत का वर्णन करें। कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत के बारे में आपको बताना है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को समझना। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बिल्कुल फ्री है। चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, तो तुरंत चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पर भी सेट जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना। ठीक है, सोशियोलॉजी का आपका कंप्लीट तैयारी इस चैनल पर करा दिया गया, तो जाकर के आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, सेमेस्टर 4 साथ में प्लेलिस्ट और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर के आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। ठीक है, प्लेलिस्ट वहां से जाकर तैयारी शुरू कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन के आंसर को समझना। कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत को हम लोग देख रहे हैं। परिचय को समझते हैं। कहा जा रहा है कि कार्ल मार्क्स 19वीं शताब्दी के महान दार्शनिक, अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री थे। 19वीं शताब्दी के महान दार्शनिक थे, अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री थे कार्ल मार्क्स। उन्होंने समाज और इतिहास को समझने के लिए एक नई दृष्टि दी, जिसे ऐतिहासिक भौतिकवाद कहा जाता है। और मार्क्स के ही जो ऐतिहासिक भौतिकवाद की व्याख्या, इसका क्वेश्चन का आंसर हम पहले करवा चुके हैं। तो जाकर के अगर आप लोग नहीं देखे तो जाकर देखिए, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे दे रहे हैं। ठीक है, तो जाकर के देख लीजिए। आगे इसमें कहा जा रहा है कि मार्क्स के अनुसार समाज की संरचना, राजनीति, कानून और विचारधाराएं आर्थिक व्यवस्था पर आधारित होती हैं। मार्क्स के अनुसार कहा जा रहा है कि समाज की जो संरचना है वो राजनीति, कानून और विचारधाराएं आर्थिक व्यवस्था पर आधारित होते हैं। जो आर्थिक व्यवस्था उसी पर ये सारे कुछ आधारित होता है। इसी आर्थिक व्यवस्था के भीतर विभिन्न वर्गों के बीच जो टकराव होता है, और इन्हीं आर्थिक व्यवस्था के भीतर विभिन्न वर्गों के बीच जो टकराव होता है वही वर्ग संघर्ष कहलाता है। वही जो टकराव है वही वर्ग संघर्ष कहलाता है। ठीक है, मार्क्स का प्रसिद्ध कथन है, अब तक का समस्त इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। मार्क्स के द्वारा यह कहा गया, एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अब तक का समस्त इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया? तो आप लोग लिखेंगे कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया इनके द्वारा कि अब तक का समस्त इतिहास, आज तक का जो भी पीछे से इतिहास चलता आ रहा है, वर्ग संघर्षों का ही इतिहास है। वो सब वर्ग संघर्षों का ही इतिहास है। वर्ग संघर्ष हुआ, फिर वो इतिहास बदला, फिर वर्ग संघर्ष हुआ, वो इतिहास बदला। ठीक है, तो आज तक का जो इतिहास है वो वर्ग संघर्षों का ही इतिहास है। आगे हम लोग समझते हैं वर्ग संघर्ष का अर्थ, कि वर्ग संघर्ष का अर्थ क्या होता है। कहा जा रहा है कि समाज में ऐसे वर्गों के बीच संघर्ष जिनके आर्थिक हित एक दूसरे के विपरीत होते हैं। समाज में ऐसे वर्गों के बीच संघर्ष जिनके आर्थिक हित एक दूसरे के विपरीत होते हैं, उसी को वर्ग संघर्ष कहा जाता है। ठीक है, मार्क्स के अनुसार वर्गों का निर्माण उत्पादन के साधनों, उत्पादन के साधन क्या क्या है? तो भूमि हो सकता है, कारखाने हो सकते हैं, पूंजी हो सकता है, मशीन आदि, ये सब क्या है? तो उत्पादन के साधन है, कि स्वामित्व के आधार पर होता है। क्या कहा गया कि मार्क्स के अनुसार वर्गों का निर्माण उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के आधार पर होता है। जिनके पास उत्पादन के साधन होते हैं वे शासक वर्ग होते हैं, और जिनके पास नहीं होते वे शोषित वर्ग बन जाते हैं। मतलब क्या है कि मार्क्स के अनुसार जो वर्गों का निर्माण होता है वो किसके आधार पर होता है? तो उत्पादन के साधनों के आधार पर होता है। जिनके पास भूमि है, जिनके पास कारखाना है, जिनके पास पूंजी है, जिनके पास मशीन है, जिनके पास साधन है, वो लोग क्या है? पूंजीपति लोग है। वो लोग क्या है? तो शासक वर्ग है। और जिनके पास ये सब कुछ नहीं है वो लोग क्या है? तो शोषित वर्ग बन जाते हैं। ठीक है, तो वर्ग संघर्ष का अर्थ को आपने समझ लिया होगा। आगे हम लोग देख लेते हैं इतिहास, ऐतिहासिक विकास में वर्ग संघर्ष। ऐतिहासिक विकास में वर्ग संघर्ष को हम लोग समझते हैं। कहा जा रहा है कि मार्क्स ने इतिहास को विभिन्न चरणों में बांटकर समझाया और बताया कि हर चरण में वर्ग संघर्ष मौजूद रहा है। क्या कहा जा रहा है कि मार्क्स ने इतिहास को विभिन्न चरणों में बांटकर समझाया है। मार्क्स ने क्या किया? इतिहास को विभिन्न चरणों में बांटकर समझाया और बताया कि हर चरण में वर्ग संघर्ष मौजूद रहा है। हर चरण में ही जो वर्ग संघर्ष वो मौजूद रहा है। पहला है आदिम साम्यवाद। जो हमने इतिहास के भौतिकवाद व्याख्या को समझाया था, उसमें अपने आदिम साम्यवाद को समझा होगा। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है कि मार्क्स ने इतिहास को विभिन्न चरणों में बांटा है। ठीक है, उसको बांटकर समझाया है और बताया कि हर चरण में जब भी इतिहास बदला है, हर चरण में वर्ग संघर्ष मौजूद रहा है। तो पहले हम लोग आदिम साम्यवाद को समझ लेते हैं। इस प्रारंभिक अवस्था में निजी संपत्ति नहीं थी। इस प्रारंभिक अवस्था में निजी संपत्ति नहीं थी। सभी संसाधनों पर समाज का सामूहिक अधिकार था, इसलिए वर्ग संघर्ष नहीं था। ये जो आदिम साम्यवाद है, इसमें कोई तरह का निजी संपत्ति नहीं था, निजी साधन नहीं था, निजी संसाधन नहीं थे। ठीक है, ना ही कोई राज्य था, ना ही कोई बड़ा छोटा था, जिसके कारण वहां पर वर्ग संघर्ष नहीं था। दूसरा जो चरण आया, दास प्रथा समाज। दास प्रथा समाज आया। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ समाज दो वर्गों में बंट गया। ये जो दास प्रथा समाज था, इसमें समाज दो वर्गों में बंट गया, एक स्वामी और दूसरा दास। स्वामी दासों के श्रम का शोषण करता था। यही वर्ग संघर्ष प्रारंभिक रूप था, और यही जो है वर्ग संघर्ष का प्रारंभिक रूप था। ठीक है, तो दास प्रथा समाज में यह बंटना शुरू हुआ। यहाँ से जो है वर्ग संघर्ष का शुरुआत होता है। तीसरा जो हम लोग चरण देखेंगे वो था सामंती व्यवस्था।
सामंती व्यवस्था। इस चीज को हम पहले भी इतिहास के भौतिकवादी व्याख्या में समझा चुके हैं, ठीक है। कहा जा रहा है कि इस चरण में सामंत और कृषक मुख्य वर्ग थे, और ये जो सामंती व्यवस्था का शुरुआत हुआ, इसमें दो चरण होते थे, और इस चरण में एक सामंत होता था और दूसरा कृषक होता था, ठीक है। दो वर्ग होते थे। सामंत भूमि का स्वामी था और किसान उससे बंधा हुआ था। सामंत क्या है, तो भूमि का स्वामी हुआ करता था और किसान उससे बंधा हुआ था, क्योंकि उसी से लीज लेकर के, मतलब जमीन लेकर के वो खेती करता था। किसान के श्रम का शोषण किया जाता था और किसानों के श्रम का शोषण किया जाता था, क्योंकि जितना भी उत्पादन होता था उसमें से जो सामंत है वो उसका एक बड़ा हिस्सा ले जाया करता था, ठीक है। तो इससे किसानों का क्या हुआ, तो शोषण शुरू हुआ। फिर आया अगला चरण, पूंजीवादी व्यवस्था, जहां पर पूंजीवाद संघर्ष शुरू हुआ। मार्क्स के अनुसार आधुनिक समाज का मुख्य वर्ग संघर्ष पूंजीवादी और मजदूर वर्ग के बीच है। आज का जो आधुनिक समाज का मुख्य वर्ग संघर्ष है वो पूंजीवाद और मजदूर वर्ग के बीच है, ठीक है। पूंजीपति उत्पादन के साधनों का मालिक होता है। जो पूंजीपति है वो उत्पादन के साधनों का मालिक है, जबकि मजदूर केवल अपना श्रम बेचने को मजबूर होता है। जबकि मजदूर जो है वो सिर्फ अपना टाइम दे पाता है, अपना सिर्फ श्रम बेचने के लिए वो मजबूर हो जाता है। जिसके कारण पूंजीवादी व्यवस्था के कारण आप देखेंगे दो संघर्ष बने, एक पूंजीपति का, एक मजदूर का। अगला जो चरण आया वो है समाजवाद और साम्यवाद। समाजवाद और साम्यवाद ये क्या है, तो भविष्य की अवस्था है, मतलब भविष्य में ऐसा होने वाला है, भविष्य की अवस्था ऐसी होने वाली है। कहा जा रहा है कि मार्क्स का विश्वास था कि पूंजीवादी शोषण के विरुद्ध मजदूर वर्ग क्रांति करेगा। मार्क्स का ऐसा विश्वास था कि पूंजीवादी शोषण के विरुद्ध मजदूर वर्ग जो वो क्रांति करेगा, इसे समाजवाद आएगा और अंततः वर्गहीन समाज, साम्यवादी समाज की स्थापना होगी। इससे क्या, तो समाजवाद आएगा और अंततः क्या होगा, वर्गहीन साम्यवादी समाज की स्थापना फिर से होगी, जहां वर्ग संघर्ष समाप्त हो जाएगा, जहां पर वर्ग संघर्ष जो है वो समाप्त हो जाएगा। क्योंकि साम्यवाद के टाइम में कोई भी वर्ग संघर्ष नहीं होता, ठीक है। जहां पर सभी लोग बराबर होते हैं उसी को साम्यवाद कहा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे पूंजीवादी समाज में वर्ग संघर्ष की प्रकृति। पूंजीवादी समाज में वर्ग संघर्ष की क्या प्रकृति रही उसके बारे में लोग समझते हैं। कहा जा रहा है कि पूंजीवादी समाज में वर्ग संघर्ष सबसे तीव्र होता है। पूंजीवादी समाज में वर्ग संघर्ष जो सबसे तीव्र होता है, क्यों? क्योंकि मजदूर को उसके श्रम का पूरा मूल्य नहीं मिलता। मजदूर को उसके श्रम का पूरा मूल्य नहीं मिलता। अधिशेष मूल्य का सिद्धांत। पूंजीपति अधिक लाभ के लिए मजदूर का शोषण करता है। जो पूंजीपति है वो अधिक लाभ के लिए मजदूरों का शोषण करता है, ज्यादा देर तक उसको काम करवाता है, ठीक है, बदले में पैसे कम देता है। अमीर और गरीब के बीच आर्थिक असमानता लगातार बढ़ती जाती है, इसलिए इसको क्या कहा गया, इन्हीं सब कारणों के कारण इसको पूंजीवादी समाज में वर्ग संघर्ष सबसे तीव्र होता है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि पूंजीवादी समाज में वर्ग संघर्ष सबसे ज्यादा तीव्र होता है। ये सब कारणों के कारण कहा जा रहा है। आगे इसमें कहा गया कि मार्क्स के अनुसार यही असमानता अंततः क्रांति को जन्म देती है, और यही जो असमानता है वो अंततः क्रांति को जन्म देता है, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं वर्ग संघर्ष सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं। वर्ग संघर्ष सिद्धांत की कुछ विशेषताएं उसको हम लोग समझ लेंगे। कहा जा रहा है कि समाज की मूल संरचना आर्थिक संबंधों पर आधारित होती है। समाज की जो मूल संरचना है वो आर्थिक संबंधों पर आधारित होती है, मतलब जो इसका संरचना है समाज का वो कैसे बनता है, वो आर्थिक संबंधों से बनता है। दूसरा जिसकी विशेषता है वो है वर्गों के हित आपस में टकराते हैं। वर्गों का जो हित है वो आपस में टकराते हैं, इसलिए संघर्ष अनिवार्य है। जो वर्ग है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, जो सामंत हो, किसान हो, तो वर्गों का जो हित है वो आपस में टकराते हैं, इसलिए संघर्ष जरूरी है। तीसरा जो इसकी विशेषता है वो है राज्य, कानून और धर्म शासक वर्ग के हितों की रक्षा करते हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार कहा जा रहा है कि जो राज्य है, कानून और धर्म है वो शासक वर्ग के हितों की रक्षा करता है और गरीबों को शोषित करता है, गरीबों का शोषण करता है। चौथे पॉइंट में लिखा है कि वर्ग संघर्ष सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख साधन है। जो वर्ग संघर्ष वो सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख साधन है। जो समाज परिवर्तन होता है, जो बदलता है, वो उसका प्रमुख साधन क्या है, तो वर्ग संघर्ष ही है। पांचवा पॉइंट लिखा है कि वर्ग संघर्ष का अंतिम लक्ष्य वर्गहीन समाज की स्थापना है। जो वर्ग संघर्ष है उसका अंतिम लक्ष्य क्या है, तो वर्गहीन समाज की स्थापना करना। मतलब एक टाइम ऐसा आएगा जहां से फिर से साम्यवाद का शुरुआत होगा, ठीक है। इसलिए कहा जा रहा है कि वर्ग संघर्ष का अंतिम लक्ष्य वर्गहीन समाज की स्थापना करना, जहां पर कोई भी ऊंच नीच ना हो, कोई बड़ा छोटा ना हो, वर्ग ना हो। आगे हम लोग देख लेते हैं वर्ग संघर्ष सिद्धांत की आलोचना को। जो इनके द्वारा वर्ग संघर्ष सिद्धांत दिया गया है इसकी कुछ आलोचनाएं भी है जिसको हम लोग समझने वाले हैं। कहा जा रहा है कि हालांकि मार्क्स का सिद्धांत प्रभावशाली है फिर भी इसकी कई आलोचनाएं की गई है। मार्क्स का जो सिद्धांत है वो प्रभावशाली है, फिर भी इसकी कुछ आलोचनाएं, क्योंकि कुछ ना कुछ दोष रह गया है। पहला इसका आलोचना है वो है आर्थिक निर्धारण पर अत्यधिक बल। आर्थिक निर्धारण पर अत्यधिक बल दिया गया इस सिद्धांत में। आलोचकों का कहना है कि मार्क्स ने इतिहास और समाज को केवल आर्थिक दृष्टि से देखा और संस्कृति, धर्म तथा विचारों की भूमिका को कम आंका है। मार्क्स ने क्या किया, तो इतिहास और समाज को क्या, तो केवल आर्थिक दृष्टि से देखा और संस्कृति, धर्म तथा विचारों की भूमिका को कम आंका, इसको वैल्यू नहीं दिया गया। तो ये इसका एक आलोचना बनता है। दूसरा इसका आलोचना है क्रांति की भविष्यवाणी का असफल होना। क्रांति की भविष्यवाणी का असफल होना, जो इसके द्वारा सोचा गया कि एक दिन ऐसा आएगा जहां पर
जो उद्योगपति लोग हैं उन पर मजदूर क्या है कब्जा कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो क्रांति की भविष्यवाणी है उसका असफल होना। मार्क्स ने जिन औद्योगिक देशों में मजदूर क्रांति की भविष्यवाणी की थी वहां ऐसी क्रांति नहीं हुई, वहां पर ऐसी क्रांति कोई भी नहीं हुआ। मार्क्स का कहना क्या कि एक दिन ऐसा आएगा जहां पर फिर से साम्यवादी का शुरुआत होगा, पूंजीपति पर मजदूर वर्ग शासन करेगा, उसको हटा देगा, कब्जा कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तीसरा जिसका आलोचना है वो है मध्यम वर्ग की उपेक्षा। मध्यम वर्ग की उपेक्षा। मार्क्स ने समाज को मुख्यतः दो वर्गों में बांटा है। मार्क्स ने क्या है तो समाज को दो ही वर्गों में बांटा, एक है शोषित और दूसरा है शोषण। एक है शोषक वर्ग और दूसरा है शोषित वर्ग, मतलब एक अमीर और दूसरा गरीब। जबकि आधुनिक समाज में मध्यम वर्ग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के समय में आप मिडिल क्लास भी हो गए हैं, तो मिडिल क्लास के बारे में इनके द्वारा कोई भी बात नहीं किया गया, मध्यम वर्ग की उपेक्षा की गई है। चौथा जो इसका आलोचना है वो है राज्य की भूमिका का सीमित दृष्टिकोण। राज्य की भूमिका का सीमित दृष्टिकोण। मार्क्स ने राज्य को केवल शासक वर्ग का उपकरण माना। मार्क्स के द्वारा कहा गया कि जो राज्य है, जो संविधान है, जो कानून है, वो सिर्फ शासक वर्ग का मदद करता है, जो शोषित वर्ग है उसका और शोषण करता है। वही कहा जा रहा है कि राज्य की भूमिका का सीमित दृष्टिकोण। मार्क्स ने राज्य को केवल शासक वर्ग का उपकरण माना, जबकि आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों में राज्य कल्याणकारी भूमिका भी निभाता है। आज के समय में जो लोकतांत्रिक राज्य है वो राज्य कल्याणकारी भूमिका भी निभाता है। तो ये भी इसका एक उपेक्षा रहा, आलोचना रहा है। पांचवा जिसका आलोचना है वर्ग संघर्ष का सार्वभौमिक ना होना। वर्ग संघर्ष का सार्वभौमिक ना होना। ठीक है, सभी समाजों में तीव्र वर्ग संघर्ष देखने को नहीं मिलता। सभी समाजों में क्या तो तीव्र वर्ग संघर्ष देखने को नहीं मिलता। जिससे सिद्धांत की सार्वभौमिकता पर प्रश्न उठता है। सारे समाज में तुरंत ही जो कह सकते हैं कि तीव्र संघर्ष नहीं देखने को मिलता है, जिससे सिद्धांत की सार्वभौमिकता पर प्रश्न उठता है। तो ये हमने कुछ इसके आलोचना को भी देख लिया। आगे हम लोग छोटा सा निष्कर्ष को देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष सिद्धांत समाज और इतिहास को समझने का एक शक्तिशाली उपकरण है। समाज और इतिहास को समझने का एक शक्तिशाली उपकरण है। इस सिद्धांत ने शोषण, असमानता और सामाजिक परिवर्तन के कारणों को स्पष्ट किया। यद्यपि इसके कुछ निष्कर्ष व्यवहार में पूरी तरह सत्य सिद्ध नहीं हुए, फिर भी समाजशास्त्र, राजनीति और इतिहास के अध्ययन में इसका महत्व आज भी बना हुआ है। यह सिद्धांत हमें यह समझने में सहायता करता है कि सामाजिक परिवर्तन केवल विचारों से नहीं बल्कि आर्थिक संरचनाओं में परिवर्तन से आता है। सिर्फ विचार से नहीं बल्कि आर्थिक संरचनाओं में परिवर्तन से भी आता है। इनके द्वारा तो सिर्फ यही कहा गया कि आर्थिक संरचनाओं में परिवर्तन के कारण ही जो है इतिहास में बदलाव आता है, इतिहास में समाज में परिवर्तन आता है। लेकिन जब हम लोग वहां पर मैक्स वेबर के बारे में पढ़ेंगे वहां पर बोलेगा कि विचारों से समाज में परिवर्तन आता है। ठीक है, तो उन चीजों को हम लोग समझेंगे, दोनों को ही देखेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये। अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को आप लोग तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी के अभी पहले चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, साथ में बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पर सेट कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।